Guys, welcome to my channel 8 Art Medical Knowledge. Here we are going to discuss about the hypertension, its pharmacological effect, therapeutic effects. Although we are going to discuss the drugs which affect it and how can we elevate the blood pressure and which factor which elevate and how can we adjust to the normal value. अगर हम देखें तो हमारे पास ब्लड प्रेशर नॉर्मली होता क्या है। ब्लड प्रेशर ये है कि हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स किस तरह कर रहा है। एज वी नो, हार्ट जो हमारा पंपिंग ऑर्गन है उसने जितने प्रेशर से हार्ट ने ब्लड को कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसके मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, विच इज़ सिस्टोलिक प्रेशर होगा जो 120 mmHg जो नॉर्मल होती है, और डायस्टोलिक होता है कि उसने रिलैक्स करना है, तो वो हमारे पास होता है 80 mmHg। ठीक हो गया। अब यहाँ पे 3 स्टेजेस आती है हाई ब्लड प्रेशर की। स्टेज 1 में हमारा ब्लड प्रेशर होता है 140 to 170 एलिवेट हो गया। ठीक है, ये स्टेज 1 आ गया। स्टेज 2 में हमारे पास 170 से 90 होता है, जबकि स्टेज 3 जो होती है उसमें हमारे पास 190 से 220 हो जाता है। इसके बाद जो आता है वो ब्रेन हेमरेज के चांसेस और अल्टीमेटली डेथ के चांसेस हो जाते हैं। अगर हम नॉर्मल मैकेनिज्म की बात करें तो ब्लड प्रेशर एलिवेट क्यों हो रहा है, ठीक है, ये सारा मैं आपको रिकैप दे रही हूँ। इसको करने के बाद जब आप स्लाइड करेंगे तो इट इज़ ईजी फॉर यू, आप अच्छे से मेमोराइज कर देंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास होगा। अब हम कॉज को डिस्कस करने लगे कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा क्यों है। हमारी पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाए, पेरिफेरी एंड्स पे हमारी जब रेजिस्टर्स हो जाते हैं लिम्स की साइड पे आए वहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाए तो हमारे हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इसका ब्लड प्रेशर हमारा इंक्रीज़ होगा। कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी हमारे हार्ट की ज़्यादा हो तो ब्लड को प्रेशर से गुजरना पड़ेगा, ब्लड वॉल्यूम का इफेक्ट आ सकता है। ठीक होगा, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो तब भी हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको कम करने के लिए हम क्या 3 दे सकते हैं। हम दे सकते हैं बीटा ब्लॉकर, हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हैं और रेनल एंजियोटेंसिन दे सकते हैं, वो सिस्टम नॉर्मल एक्टिवेट होता है। अक्सर औकात आपने सुना होगा कि कैप्टोटीन जो होती है वो रखते हैं टंग के नीचे जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं ताकि हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल में आ जाए, तो वो यही होता है कि वो बीटा ब्लॉकर्स ले रहे होते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ले रहे होते हैं, रेनल एंजियोटेंसिन 2। अब अगर हम देखें तो रेनल एंजियोटेंसिन हमने पढ़ा हुआ है हमारी फिजियोलॉजी में कि वो नॉर्मल सिस्टम क्या होता है, वो भी मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। हमारी किडनी एक सिक्रीशन करती है जिस विच इज़ रहना है, वो लिवर के पास जाके एंजियोटेंसिन 1 बन जाता है। अब ये एंजियोटेंसिन 1 जो है वो हमारे पास लंग्स में जाता है, लंग्स के पास एक एंजाइम होता है उसे कहते हैं ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टर एंजाइम। वो इसको एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है, फिर ये एडर्नल कॉर्टेक्स पे जाता है। एडर्नल कॉर्टेक्स जो होता है वो हमारे पास एल्डोस्टेरोन करता है जो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करता है। ठीक होगा। तीसरा काम हम क्या करें या चौथा काम हम क्या करें, हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज है तो वेजोडाइलेशन करवा दे ताकि ब्लड पे प्रेशर कम आ सके। अब हम अपनी स्लाइड को पढ़ते हैं। करंट डेफिनेशन WHO के मुताबिक आ लेवल ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ 140 mmHg और above or level of diastolic pressure which is 90 mmHg or above by repeated measurement over a period of several weeks, इट मे बी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल हमारा डायस्टोलिक कितना था और 80 था वो 140 तक चला गया, और हमारे पास सिस्टोलिक कितना था वो हमारे पास 120 नॉर्मल था और वो भी एलिवेट हो गया। ठीक है, सिस्टोलिक 120 नॉर्मल था वो 140 पे चला गया, जबकि डायस्टोलिक जो था नॉर्मल 80 था वो 90 तक चला गया और रिपीटेडली ये मेजरमेंट मिल रही है, सेवरल वीक था, तो हम कहेंगे कि हाइपरटेंसिव पेशेंट है। अब डायरेटिक्स कहते हैं, जहाँ पे भी आप नाम सुन ले डायरेटिक्स का तो आप समझिए कि इसमें क्या है कि यूरिन का आउटपुट ज़्यादा बढ़ जाना है, यूरिनेशन ज़्यादा होगी। अब एक बंदे का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, उसको वाटर, अक्सर कहा आपने सुना होगा ये मिथ्स ही होती है नॉर्मली कि पानी ज़्यादा पियो, नमक वाला पानी दे दो अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। तो वो मसला क्या हो रहा होता है कि पानी पीने से यूरिन आएगा, यूरिन का आउटपुट ज़्यादा होगा तो हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम को वो कर रहे होते हैं। इंडोपिन, फ्लोरोसेमाइड, एमाइलो और बीटा ब्लॉकर्स, मैंने आपको बताया कि हमने अल्फा बीटा ब्लॉकर्स, मैंने लेक्चर के शुरू में बताया कि उसको ब्लॉक करेंगे जो एंजियोटेंसिन सिस्टम है उसको फिर हम ब्लॉक करेंगे, ऐसा कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेंगे ताकि हमारा हर तरह से जो हार्ट पे प्रेशर की तरफ आ रही हैं चीज़ें उनको हम ब्लॉक करें। प्रोपेनॉल, मेटोप्रोल और एटेनॉल। अल्फा ब्लॉकर में भी आप देख सकते हैं 3-4 लिखी हुई। अल्फा बीटा ब्लॉकर्स में लेबेटॉल, क्रेवेडिल, कैल्शियम में निकोपीडीन, निपोडीन, एमाइलोपेप्डीन, ये 3-4 ब्लॉकर्स है, इसकी क्लासिफिकेशन है, यू हैव टू रिमेंबर इट, ये सारा रट्टा है। फिर वेजोडाइलेटर्स, अभी आपको मैंने बताया
फोर्थ पॉइंट में कि वेजोडाइलेटर यूज़ करते हैं, निट्रोग्लिसरीन, सोडियम निट्रोप्रोसाइड, हाइड्रोजलीन, ये सारे जो है वेजोडाइलेटर्स होते हैं। ड्रग एक्टिंग ऑन रेनाइन सिस्टम में ACE इनहिबिटर, ACE इनहिबिटर मैंने आपको पहले ही बताया लेक्चर के शुरू में कि हमारे एंजियोटेंसिन सिस्टम को हम इनहिबिट कर रहे हैं, ठीक है। सारे हमने बीटा कैल्शियम चैनल सबको कर दिया, अब हमारे पास रेनाइन सिस्टम को हम ब्लॉक करने के लिए ACE इनहिबिटर दे रहे हैं। वो कौन सा है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टर एंजाइम, बेंजरीन, क्विनीन, रेपेरिन, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर जो आ रहा है, लोसर्डीन, वेल्सर्डीन, थैलिमस्ट्रीन, ये 4-5 रिसेप्टर्स हैं, इन ब्लॉकर्स हैं, ये हम देंगे ताकि हमारे पास हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए। देन इसके बाद डायरेटिक्स का MOA मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? थायरोसिन डायरेटिक, ये क्या करेगा? इंक्रीज करेगा सोडियम एंड वाटर एक्सक्रीशन, डिक्रीज करेगा हमारा ब्लड वॉल्यूम को, एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम को, जिसकी वजह से हमारा आउटपुट कम होगा और BP फॉल कर जाएगा। एक बंदे का BP बढ़ा हुआ है, आपने क्या किया, उसमें सोडियम की जो ऑब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा करवा दी, और सोडियम और वाटर की ऑब्जॉर्प्शन दोनों की क्या करवा दी? ज़्यादा करवा दी, और जिसकी वजह से क्या हो, इसकी सिक्रीट आउट होने लगा, जिसकी वजह से सेल के अंदर जो हाइपरटोनिसिटी थी उसकी सिचुएशन कम होगी, जिसकी वजह से क्या होगा? ब्लड हाइपरटोनिक होगा, सेल के अंदर जो पानी था वो निकलेगा और ब्लड के अंदर आएगा, जिसकी वजह से BP जो होगा वो ऑटोमेटिकली कम होगा। लूप डायरेक्टिक का मतलब ये होता है कि एक सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है और दूसरा जो है वो क्या हो रहा है? इनएक्टिव हो रहा है, इनएक्टिव से एक्टिवेट की तरफ खुद ब खुद हो रहा है, वो लूप डायरेक्टिक्स आ रहे होते हैं। वो क्या कर रहे हैं? ब्लॉक करे सोडियम कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन इन किडनी, BP फॉल करे। एडवर्स इफेक्ट क्या होता है? मेटाबॉलिक अल्कोसिस आ रहा होता है, क्योंकि क्लोराइड की सिक्रीशन ज़्यादा होती है, हाइपोकलीमिया, पोटाशियम आयन की सक्रिया, हाइपरक्लेसीमिया और ग्लूकोज इंटॉलरेंस हो रही होती है हमारे पास, ठीक हो गया। अल्कोलोसिस क्या होता है कि ओवर ज़्यादा हो जाना, ठीक है। और ग्लिसरॉल का नाम ग्लाइसीमिया जहाँ पे भी आया आपको, जैसे हाइपरग्लाइसीमिया लिखा है, ग्लाय का आए तो शुगर से आपने लिखना है, क्लीमिया से आपने पोटाशियम याद रखना है, ये 3-4 होते हैं, उनको याद रखने होते हैं। अगर हम पीछे की तरफ देखें तो हमारे पास क्या आ रहा होता है, जहाँ पे लोल यूज़ वर्ड हो रहा है ना, तो ऑलवेज रिमेंबर वो हम ब्लॉकर्स के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, और जहाँ पे पाइन यूज़ हो रहा है वो हम कैल्शियम ब्लॉकर्स के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। किसी भी मेडिसिन के पीछे अगर पाइन लिखा हो तो दिस इज़ कैल्शियम ब्लॉकर, लॉल लिखा हो तो ये बीटा ब्लॉकर होता है। देन इसके बाद एडवर्स इफेक्ट इसके आगे, देन हमारे पास इसका मैकेनिज्म आता है, ये जो स्लाइड है हमारे पास ये इनफ है। बीटा ब्लॉकर्स ऑफ MOA आता है, बीटा एंड्रो रिसेप्टर ब्लॉकर्स होता है, ये एक्टिवेट कर रहे होते हैं एंड्रो रिसेप्टर ऑफ हार्ट को, और ये क्या कर रहे होते हैं? कार्डिक आउटपुट को कम कर रहे होते हैं। अगर हम नॉर्मल देखें, एरो को देखें बिना देखें, जो एक्टिवेट कर रहे हैं बीटा एंड्रो रिसेप्टर ऑफ हार्ट, हमारे हार्ट के रिसेप्टर एक्टिव हुए, जिससे कार्डिक आउटपुट जो होगा वो हमारा कम होगा, और पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो होगी वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। ये तीन देखें ना, हमारे बीटा ब्लॉकर्स गए, इसने हार्ट पे काम कर दिया, हार्ट पे जब काम कर दिया तो इसने क्या किया कि हमारा कार्डिक आउटपुट को कम कर दिया, कार्डिक आउटपुट कम हुआ तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो कम हो गई है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हुई है तो हमारे पास जो होगा एंजियोटेंसिन 2 सिस्टम कम हो जाएगा, और जिसकी वजह से रेनाइन नहीं बनेगा। रेनाइन नहीं बनेगा तो हमारे पास दो चीज़ें, अब रेनाइन ने किस तरह नहीं बना, पहले हम ना बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ जाए ना, तो वो हमारे लिए बेस्ट होगा कि देखें बीटा ब्लॉकर जो मिलेंगे तो वो हमारे हार्ट पे मसल पे काम करेंगे, हार्ट के मसल पे उसने काम किया तो कार्डिक आउटपुट कम होगा, कार्डिक आउटपुट कम होगा तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली कम होंगे, जिससे BP डाउन जाएगा। अब किडनी में हमारे पास क्या होता है, वो रेनाइन सिस्टम होता है, रेनाइन सिस्टम किडनी को हमने कम कर दिया, उसकी सिक्रीशन बीटा एंड्रो रिसेप्टर बीटा ब्लॉकर से कम हुई, रेनाइन कम बना, रेनाइन कम बना तो एंजियोटेंसिन 2 कम बनेगा, जब एंजियोटेंसिन 2 कम बनेगा तो एल्डोस्टेरोन भी कम बनेगा, जिसकी वजह से सोडियम और वाटर की रेंटेशन कम हो जाएगी, तो हमारा ब्लड वॉल्यूम ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिक्रीज होने लग जाएगा, ठीक होगा। तो इस तरह हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो रहा है। तीसरा हमारे पास क्या होता है, बीटा ब्लॉकर का एडवर्स इफेक्ट, बेरियकार्डिनिया हो रहा है, हार्ट रेट जो है वो कम मिलेगा, फटीग हो रही होती है, लेथार्जी, इंसोम्निया जो होता है वो हमारे पास स्लीपिंग डिसऑर्डर आ जाता है, और हाइपरलिपिडीमिया आ रहा होता है। अल्फा ब्लॉकर्स MOA जो होता है ये ब्लॉक कर देता है अल्फा रिसेप्टर। अब अल्फा ब्लॉकर जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तो वो हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, हमारे वो अल्फा रिसेप्टर होता है उसको ब्लॉक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस हमारे पास कम होगी, हमारे वास्कुलर स्मूथ मसल्स रिलैक्सेशन कम होगी, और हमारा BP आर्टरीज का वो लो हो जाएगा। अल्फा ब्लॉकर्स लिए, अब बीटा ब्लॉकर्स लिए, जिससे हमने क्या करना है, अपना हार्ट रेट कार्डिक आउटपुट कम करना है। एडवर्स इफेक्ट क्या आ रहे होते हैं,
पोस्चरल हाइपोटेंशन हो रही है फर्स्ट डोज की वजह से। फर्स्ट डोज की वजह से पोस्चर हाइपोटेंशन नॉर्मली पेशेंट फील कर रहा होता है कि हाइपरटेंसिव है, ठीक है, फ्लूइड और वाटर रिटेन नहीं रहता, जिसकी वजह से हमारे पास कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का रिस्क बन जाए। कंजेंटल CHF जो होती है कंजेंटल हार्ट फेलियर, उसका रिस्क जो है वो इंक्रीज़ होने लग जाता है, ठीक है। अगर हम अलोन यूज़ करते हैं, सेडेशन, नेजल कंजेंशन आ रहा था, डायरिया आ रहा था और फेलियर ऑफ इजैकुलेशन में मसला आ रहा होता है, ठीक है। देन अल्फा और बीटा ब्लॉकर्स जो आ रहे होते हैं वो हमारे पास मैनेज कर रहे होते हैं गैस्ट्रेशन, HNT और HNT एमरजेंसी, ठीक है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल HNT जो होता है कि अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें तो हम मोस्टली देखते हैं कि प्रेग्नेंट वूमेन जो होती है उनमें मोस्टली BP जो होता है वो हाई हो रहा होता है। उसमें यही हो रहा था कि जो हमारे पास जायगॉट बन रहा होता है उसकी सर्कुलेशन के जरिए माँ में आ रहा होता है और माँ की सर्कुलेशन से बच्चे में जा रहा होता है, तो BP का जो होता है वो नॉर्मली इशू आ रहा होता है। तो वो अक्सर औक़ात आपने देखा होगा कि वो सारे डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देते हैं, एल्डोमेटा मोस्टली प्रिस्क्राइब करते हैं, जो हमारे पास पूरे प्रेगनेंसी के 9th मंथ फीमेल को इनटेक करना पड़ता है ताकि जो BP है वो नॉर्मल रहे, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास ये आ रहा है ब्लॉकर्स ऑफ अल्फा बीटा एंड बीटा 1 बीटा 2, मतलब दोनों बीटा के रिसेप्टर हमने ब्लॉक कर दी। ये गैस्ट्रेशन HNT को मैनेजमेंट कर रहे थे। दीज आर द एंड्रिजिक न्यूरॉन ब्लॉकर विच एक्ट ऑन द एंड्रिजिक नर्व टर्मिनल एंड ब्लॉक देयर फंक्शन, उनके फंक्शन को ब्लॉक कर दिया, न्यूरो इफेक्टर ऑर्गन, बाय इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ नॉन एड्रेनलिन और स्टोरेज और रिलीज ऑफ एंड्रोजन नर्व टर्मिनल्स, ठीक होगा। मतलब एंड्रोजन न्यूरो ब्लॉकर्स हो गए, ये उनकी नर्व टर्मिनल को ब्लॉक कर देंगे, न्यूरो इफेक्टर ऑर्गन को इनहिबिट कर देंगे, इसके सिंथेसिस ऑफ नॉन एड्रेनलिन और स्टोरेज और रिलीज ऑफ एड्रेनर्जिक नर्व टर्मिनल। अब इसमें कैल्शियम चैनल को ब्लॉक किस तरह करना है, यही आपको, अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा होगा, मोस्टली हमारा पढ़ने का यही मकसद होना चाहिए कि हम सबसे पहले कॉज को ट्रीट करें। सिम्टम्स को कभी भी डॉक्टर अगर ट्रीट करता है तो वो पेशेंट का ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है, तो हमें कॉज पता होना चाहिए। इसीलिए जब ये वीडियो का स्टार्ट हुआ था तो मैंने आपको सारे कॉज बता दिए कि ये कॉज होता है, अब भी इसकी वजह से हम ये ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो वो बताने की वजह से आपको बता दिया कि कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करना है, बीटा को करना है हमने ब्लॉक, क्योंकि पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा थी, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ज़्यादा थी, ब्लड वॉल्यूम का इशू था, इसलिए हम कर रहे हैं, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे तो ईजी होगा। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की बात करें तो वो ब्लॉक कर रहा था हमारे पास कैल्शियम चैनल की वोल्टेज गेट को, जिसकी वजह से कैल्शियम जो हमारे स्मूथ मसल में होता है वो रिड्यूस होने लग जाता है। और ये क्या करता है, फॉर्मेशन ही नहीं बनता कैल्शियम की, जिसे हम कहते हैं कॉलमोडोनियम कॉम्प्लेक्स। कॉलमोडोनियम कॉम्प्लेक्स आप यही समझ लें कि ये जो सबसे पहले जो बनने वाला प्रोसेसर होता है ना उसका वो है। तो वेजोडाइलेटेशन होगी, डिक्रीज होगी पेरिफेरल रेजिस्टेंस और ऑटोमेटिकली BP डिक्रीज होगा। आपने कोई भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दिए तो वो कैल्शियम आउटपुट होएगा ही नहीं, जब वो निकलेगा नहीं बाहर तो हमारे पास वेजोडाइलेशन रहेगी, पेरिफेरल रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली कम होगी। जो हमारे पास हमने पढ़ा एक सिम्टम में कि पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दिया तो ब्लड प्रेशर एलिवेट होता है, उसकी कॉज को ही हमने कम कर दिया। थेरेप्यूटिक यूज हाइपरटेंसिव आ रहा था। एंजियो का मतलब जो हमारा एंजियो का मतलब हार्ट की पेन होती है। एंजाइना हमने मोस्ट कॉमनली सुना होगा कि पेशेंट कह रहा था एंजाइना होती है, इसमें क्या हो रहा है कि हार्ट की पेन हो रही होती है। इसमें क्या हो रहा है कि अक्सर पेक्टोरस, एंजाइना में हम कह रहे थे एंजाइना पेक्टोरस, जिससे हम कह रहे थे कि हार्ट में पेन होना, ठीक है। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी हो रही होती है, हार्ट के अंदर की ज़्यादा हो जाना। हाइपरट्रॉफिक का मतलब भी होता है वॉल्यूम में इंक्रीज कर जाना। देन एडवर्स इफेक्ट में एट्रोवेंट्रिकुलर ब्लॉकर्स आ रहे थे, कॉन्स्टिपेशन आ रही थी, डिजीनेस और फिटीक। नॉर्मली पेशेंट कॉन्स्टिपेशन जब ब्लड प्रेशर की गोली ले रहा होता तो कॉन्स्टिपेशन, कैल्शियम चैनल की ब्लॉकर्स की डिजीनेस उसको फील हो रही थी, एट्रोवेंट्रिकल ब्लॉकेज और फिटीक नॉर्मली हो रही थी। वेजोडाइलेटर्स जब हम लेते हैं तो क्या होता है, ड्रग्स दैट डायलेट द BP बाय एक्टिंग डायरेक्टली ऑन स्मूथ मसल थ्रू नॉन ऑटोनॉमिक मैकेनिज्म। ऑल ड्रग रिलैक्स आर्टरियल स्मूथ मसल, PVR एंड ब्लड प्रेशर कम होगा ऑटोमेटिकली। अब वेजोडाइलेशन हमने करवा दी, ठीक है। हमने अभी डिस्कस किया था कि वेजोडाइलेशन होगी, ठीक है। स्मूथ मसल पे आके BP को ऑटोमेटिकली कम कर दिया। इसमें सोडियम निट्रोप्रोसाइड जो रिलैक्स करी थी वेन को। एडवर्स इफेक्ट में हेडेक, मोस्टली नोजिया, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग, रॉक्सिया, स्वेटिंग, फ्लशिंग, पाल्पिटेशन आ रही थी, डिजीनेस ऑफ एंजाइना आ रहा था और एरिथमिया, एबनॉर्मल हार्ट बीट आ रही होती है।
वेजोडाइलेटर्स सोडियम निट्रोप्रोसाइड्स की बात की हुई है, ये एक्टिवेट करते हैं गाइनोसेलाइट्स को आइदर बाय रिलीज ऑफ नेक्टर और बाय डायरेक्टली स्टिमुलेटेड द एंजाइम इंक्रीज करेंगे सीजीएम को, जिसकी वजह से स्मूथ मसल की आर्टरीज और वेन रिलैक्स करेगी, वेजोडाइलेशन होगी, पीआर की रेजिस्टेंस कम होगी, ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली फॉल करेगा। एडवर्स इफेक्ट में होता है कि एक्सेसिव हाइपरटेंशन हो जाती है, नोजिया, वॉमिटिंग, पाल्पिटेशन, प्रेसिपिटेशन ये नॉर्मली आ रही होती है। अगर हम समझें, ये इतनी स्लाइड इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन अगर आप ये फ्लो चार्ट कर लो दैट इज़ इनफ। एंजियो सिस्टम आया, एंजियोटेंसिन सिस्टम रेना रिलीज़ किया जिसने एंजियोटेंसिन 1 बनाया। अब मैंने आपको बताया था लंग्स में जाएगा तो ACE हो गए, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम आएगी जो इसको एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देगी। अब ये जो एल्डर है एल्डोस्टेरोन की, जो हमारे पास एल्ड्रेनल ग्लैंड में जाकर एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन करेगा, जिसमें हमारे पास स्मूथ सिंपैथिक नर्वस सिस्टम कम होगी, वासोडाइलेशन ज़्यादा होगी और सोडियम की रेंटेशन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से बीपी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अब इसने क्या करना है कि रेनाई को इनहिबिटेड कर देना है और AC को इनहिबिटेड कर देना है और ARBS को भी कर देना है, ताकि आगे हमारे पास ये बने ना, जिसकी वजह से जो हमारे पास नॉर्मल जो बीपी हमारा हाई होता है वो हो ही ना। तो ये क्रॉस का मतलब ये प्रोसेस ब्लॉक हो रहे AC इनहिबिटर में। ऑल्टर द टेस्ट, मोस्टली लोगों को टेस्ट थोड़ा ऑल्टर नज़र आता है जब AC इनहिबिटर यूज़ करते हैं। एलर्जन, स्किन रैशेस मिल रहे होते हैं, हाइपोटेंशन मिल रही होती है, ड्राई कफ मिल रही होती है, विजनेस, एंजियोडीमा आ रहा होता है। एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर को ब्लॉक किया AC इनहिबिटर, एक्सेप्ट दे आर मोर इफेक्टिव देन ACL, लाइक ACLA एक्सेप्ट ड्राई कफ और एंजियोडीमा नॉर्मली आ रहा होता है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करिए।